हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया हैं। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। यही हमारा और हमारे एक्सपी क्लासेस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, अपने घर वालों का, माता पिता का नाम रोशन कर सके और थोड़ा बहुत हमारे चैनल का भी क्या हो सके, नाम रोशन कर सके। बस इतना सा ही हम स्वार्थ लेकर के आपके पीछे चल रहे हैं। ठीक है, आपके पीछे मान लीजिए या आपके आगे, आपको क्या करना है, पूरा एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। बस आपको हमारे चैनल को क्या करना है, फॉलो करना है और पूरा कंटेंट आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत हो चुका है इंट्रोडक्शन, अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा, 10th, कौन सा, हमारा 10वां अध्याय है। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के क्या कीजिए, इस लेक्चर का जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर है उसको देखिए, आपको प्लेलिस्ट में ये पूरा मिल जाएगा। या अभी तक जिन्होंने और नहीं पढ़ा डिटेल में, तो पूरा सिलेबस अभी तक एक चैप्टर से लेकर के अभी तक जितना भी सिलेबस था पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और अब समय क्या है, कम बचा हुआ है, तो अपनी पढ़ाई को क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए। ठीक है, तो टाइम बर्बाद मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 8-9 घंटे पढ़ लिया, कल आप फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर परसों बिल्कुल भी ना पढ़ो, कह दो कि अभी पढ़ तो लिया था हमने 10-12 घंटे। तो ऐसा नहीं है, भले ही आप कम पढ़ो लेकिन डेली बेसिस पर पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं है इकट्ठा। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपने एक दिन बैठ के बहुत सारा खाना खा लिया, फिर कल परसों नहीं खाया हो। आप डेली खाना खाते हो ना, थोड़ा थोड़ा। इसी प्रकार से डेली हमें क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन ना पढ़ो। तो बहुत कुछ हो चुका है, आपको समझा दिया है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको क्या सिखाया गया था, गोल्डन राइस कैसे बनते हैं, बीटी कॉटन क्या है और बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये सब चीजें आपको बता दिए थे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज अब हमारा टॉपिक क्या, पीड़क प्रतिरोधी। अब पीड़क प्रतिरोधी क्या है, अभी तक आपने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई भी फसलें हैं, पढ़ा क्या आपने, देखा भी होगा कि जैसे कोई फसलें हैं, उनके ऊपर क्या लग रहे हैं, कीट लग रहे हैं, ऊपर की उनकी पत्तियों को या फूलों को या उनके फलों को खा करके जो कीट है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, किसका, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड मतलब पीड़क प्रतिरोधी, दवा वगैरह का। ठीक है, दवा वगैरह उनके ऊपर छिड़काव कर देते हैं फसलों पर, तो वो कीट मर जाते हैं। और उसको बताया था कि उनके नुकसान भी होते हैं, वो चीज भी आपको बताई थी। लेकिन मान लीजिए, और चलो वो जैसे हम कर भी दे रहे हैं, जैसे नुकसान उसके साइड इफेक्ट को ना देखें, दुष्प्रभाव को ना देखें, लेकिन फिर यहाँ पर वो केस लगेगा भी नहीं। अभी जो हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तंबाकू के पौधे में जो संक्रमण होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा मेथड है कि हम ऊपर से दवा का छिड़काव कर दें, दवा का छिड़काव करने के बाद पौधा संक्रमित ना हो, तो ऐसा तंबाकू के पौधे में नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि तंबाकू के पौधे कोई पत्तियां वगैरह नहीं संक्रमित होती हैं, इसमें संक्रमित होती है उनकी जड़ें। क्या संक्रमित होती है, उनकी रूट होती है या जो जड़ होती है वो क्या होती है, संक्रमित होती है। एक निमेटोड होता है, मिल्वा डेगाइन इनकॉग्नेसिया या मिलोइडी गायनी इनकॉग्नेसिया, जो भी आपको नाम सही लगे वो आप अपने पास रख लीजिए। तो ये क्या करता है कि जो हमारा तंबाकू का पौधा होता है, उनकी जड़ों में जाकर ये करता है, ट्यूमर बना देता है, जिससे मैक्सिमम खाना कहाँ होता है, उनकी जड़ों पर आने लगता है। जिसकी वजह से ऊपर के जो पार्ट होते हैं वहां पर खाने की क्या होती है, कमी होने लगती है, जिससे ऊपर के पार्ट क्या होते हैं, मरने लगते हैं। अब आपको दवा छिड़क दे तो दवा नहीं छिड़क सकती। क्यों? इतने तो आप में कॉमन सेंस हुआ कि जो जड़ें होती हैं वो जमीन के नीचे होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक तंबाकू के पौधे को निकालें, उस पर दवा छिड़क दें, फिर उसको फिर से लगा दें। तो इतना तो कॉमन सेंस होगा। भले ही पता है आप गधे हो, लेकिन गधे नहीं बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बुद्धि की क्या है, आ, मात्रा आपके अंदर पाई जाती है। थोड़ा बहुत बुद्धि आपके अंदर पाई जाती है, बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती। अगर ज्यादा पाई जाती है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते। ठीक है, पाई जाती है, आप बहुत होशियार बच्चे हो, आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, तो क्या करते हैं, तंबाकू के पौधे को निकाल करके उस पर तो दवा नहीं छिड़क सकते, तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। तो क्या करते हैं, एक तरकीब लगाते हैं, जिसको हम आपको क्या करते हैं, एक पेज पर समझाएंगे। इस पेज पर क्या है, आपको पूरी तरकीब समझाई जाएगी, बस आपको करना, ध्यान से सुनना है। और इन तरकीब को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपने पुराने अध्यायों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आपको पिछले चैप्टर से थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो यहाँ पर थोड़ी ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, वो निमेटोड है।
क्या है, निमेटोड है, जो क्या कर रहा था, तंबाकू के पौधे को कर रहा संक्रमित करता है। ठीक है, ये निमेटोड है। अब ज्यादा अच्छी तो हमसे आर्ट बनती नहीं है, आपको इतने टाइम हो गया हमसे पढ़ते पढ़ते, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए तंबाकू की पौधा है, ये क्या है, तंबाकू का ये पौधा। अभी आपको पिक्चर दिखा देंगे कि कैसे वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये उनकी जड़ है, किसकी जड़ है, तंबाकू की पौधे की क्या है, ये जड़ है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है, इतनी थोड़ा बहुत तो आर्ट हमसे आ जाती है। ठीक है, तंबाकू का पौधा आपने देखा होगा, क्या पिक्चर वो लाए, नहीं यार, केवल जड़ें बस दिखाई दे रही है। ये तंबाकू के पौधे की जड़ देखो, ये यहाँ पर ये दिख रही है, ये गांठ बन जाती है, नोड बनने लगती है। ये नोड, नोड क्या होती है, नुकसान कलर नहीं दिख रहा, कोई नाम दिखा देगा। देखो यहाँ पर ये नोड देख रही है, नोड मतलब होता है गांठ है। गांठ जानते हो ना आप, जैसे धागा में एक गांठ बांधो तो वो नोड टाइप की दिखती है, वो गांठ होती है। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा क्या निमेटोड है, ये हमारा क्या निमेटोड। और निमेटोड कौन सा, मिलोइडिगाइनी इनकॉग्निसिया, तो इसको सीधा भी निमेटोड लिख दें हम, क्या लिख दें हम, निमेटोड लिख दें। ये क्या करता है, यहाँ पर इनकी जो जड़ें होती है, तंबाकू की जड़ें, वहां पर जाकर करता है ट्यूमर बना देता है। क्या बना देता है, ट्यूमर। आपको तो पता है ट्यूमर, आप पढ़ चुके हैं। ट्यूमर क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, वहां पर कोशिकाएं इकट्ठी होने लगती है, जिससे पूरा खाना वहां आने लगता है। जब यहीं पर पूरा खाना आने लगे तो यहाँ पर खाने की क्या होती है, कमी हो जाएगी, जिससे ये मरने लगे। और तंबाकू में होता क्या, उनकी पत्तियां ही तो उनकी फसल होती हैं, पत्ती ही सूख जाएंगे तो तंबाकू किसी काम की नहीं रह जाएगी। ठीक है, जड़ों में तो कोई कुछ होता नहीं है, तो ये क्या होता है, निमेटोड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जड़ें होती हैं, तो इससे बचने के लिए करते क्या, देखो हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं या सासमीम केंद्र की कोशिकाएं, इनमें एक एंजाइम होता है जो क्या होता है, हमेशा सोया हुआ पड़ा रहता है। ठीक है, वो मान लीजिए मैक्सिमम केस में सोया रहता है। ठीक है, जैसे कुंभकर्ण था ना, वो क्या था, सोया रहता था, लेकिन जब युद्ध होता था तब उसे जगाया जाता था। ठीक है, उसे उसकी शक्तियों का एहसास कराया जाता था। इसी प्रकार से हमारा एक एंजाइम होता है, रिस्क एंजाइम। क्या नाम होता है, रिस्क एंजाइम। ठीक है, अभी आपने देखो उसके नाम में ही क्या रिस्क है, क्या है, रिस्क है। इसका पहले आपको बता दें, आरएनए इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करता है, आरएनए को साइलेंट करने के लिए क्या करता है, प्रभावित करता है या इंड्यूस करता है या प्रेरित करता है। ये एक हिसाब से क्या करता है, आरएनए को क्या करता है, खत्म करने का काम करता है। ठीक है, अब कैसे करता है वो आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, रिस्क ये एंजाइम होता है। ठीक है, रिस्क एंजाइम कब एक्टिवेट होता है, ये एंजाइम तब एक्टिवेट होता है जब कोशिका के अंदर क्या बन जाए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए। अब आपको पता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमेशा नहीं बनता है। नॉर्मल सिचुएशन में कभी आपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं देखा होगा, हमेशा आरएनए कैसा बनता, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। इतना क्लियर है आपको। तो हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, नेमेटोड से थोड़ा सा इसको इसको क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको फिर हमें साफ करना है, इसको आपको फुल फॉर्म लिखना है, वो लिख लीजिए फिर, क्योंकि हम इसके करेंगे शॉर्ट फॉर्म ही आपको देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इसका नाम होता है, कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस आपकी जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया। इसमें होता क्या है, ये हमारा तंबाकू का पौधा है। ठीक है, ये तंबाकू का पौधा है। ठीक है, छोटा कर दिया, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो रहा था, हमें हजम नहीं हो रहा था। इसी प्रकार से ये हमारा क्या, निमेटोड है। क्या है ये, निमेटोड है। ठीक, निमेटोड से क्या किया हमने, निमेटोड से हमने क्या किया भाई, यहां से क्या निकाला हमने इनका, इसके अंदर क्या था, हमारा डीएनए था। क्या था, डीएनए था। क्या था भाई, डीएनए था। डीएनए को बाहर निकाला, डीएनए को बाहर निकाला, और टीआई प्लाज्मिड की सहायता से, आपको पता है कि जब हम भी कभी भी प्लांट में अगर हमें डीएनए या जीन को प्रवेश कराना, तो वो किसके द्वारा कराते थे, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड के द्वारा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, टीआई प्लाज्मिड बोलते थे। तो इस डीएनए को कहां प्रवेश कराएंगे हम, टीआई प्लाज्मिड के पास ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, टीआई प्लाज्मिड के पास। लेकिन टीआई प्लाज्मिड के पास ले जाने से पहले इस डीएनए में कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। कैसे परिवर्तन, कि ये दोनों, जैसे डीएनए होता है, डीएनए होता है, हाँ सर होता है डीएनए, जैसे मान लीजिए डीएनए था। ठीक है, इसको हमने खोला था, किस लिए खोला था, किसके लिए खोला था, अनुलेखन के लिए। ठीक है, तो इसके किसी एक भाग से क्या होता था, आरएनए बनता था। ठीक है, दोनों
टेम्पलेट से या दोनों सांचों से आरएनए नहीं बनता था, केवल एक टेम्पलेट से आरएनए बनता था। लेकिन हम इस डीएनए में क्या करेंगे, कुछ चेंजेस कर देंगे। क्या कर देंगे, कुछ चेंजेस कर देंगे। उन चेंजेस की वजह से क्या होगा, इनके दोनों स्ट्रैंड से क्या होगा, आरएनए बने। पहले अब इस डीएनए में हमने क्या कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया। इस डीएनए में क्या कर दिया हमने, कुछ परिवर्तन कर दिया। अब ये जो डीएनए है, अब ये इसके दोनों स्ट्रैंड से क्या हो सकता है, आरएनए बन सकता है। इसको हमने इसके अंदर प्रवेश करा दिया। ठीक है, इसके अंदर प्रवेश कराएंगे तो ये जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, आरएनए है, आरएनए। ठीक है, आरएनए के दोनों स्ट्रैंड से, चाहे वो ये हो, ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड थोड़ा कलर अलग अलग करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आरएनए के दोनों स्ट्रैंड से क्या होगा, वो सॉरी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से क्या होंगे, आरएनए बनेंगे। क्या बनेंगे, आरएनए। अब ये दोनों आरएनए बने, जब ये दोनों आरएनए बने तो ये आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। जब ये एक दूसरे के पूरक होंगे, जब ये एक दूसरे के पूरक होंगे, ये क्या बना हमारा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। किसके अंदर बन रहा है, इस पौधे की जड़ों के अंदर बन रहा है, या इस पौधे के अंदर कहीं भी बन रहा है। इतना क्लियर है। हमने निकाला कहां से, हमने ये डीएनए कहां से निकाला, निमेटोड से निकाला। ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन करके टीआई प्लाज्मिड में डाल करके पौधे के अंदर प्रवेश करा दिया। ठीक है, अब पौधे के अंदर क्या होगा, अनुलेखन की प्रक्रिया हुई। ये कहां हो रही है, पौधे के अंदर क्या हो रही है, अनुलेखन की प्रक्रिया। ये हमारा डीएनए है अभी भाई, देखो डबल सॉरी, ये हमारा क्या, डबल स्टैंडर्ड अभी डीएनए है। और ये हमारे क्या बने हैं, आरएनए बने हैं। क्या बने हैं हमारे, आरएनए। ये क्या बने हैं भाई, हमारे आरएनए बने हैं। क्या बने हैं, आरएनए। अब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। अब ये जो दो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बने हैं, इनमें क्या होता है, एक होता है सेंस आरएनए, एक होता है एंटी सेंस आरएनए। देखो आपको समझने का तरीका बताते हैं। सेंस आरएनए कौन से होते हैं, सेंस आपको कहते नहीं, आपने कभी सुना होगा, लोग बोल देते हैं आपको कोई सेंस है, इस बात का सेंस है। सेंस मतलब आपको उस चीज के लिए इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपको पता है उसके बारे में। ठीक है, तो सेंस मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आरएनए, अब आरएनए के यहां पर दो स्ट्रैंड है, क्या है, दो स्ट्रैंड। तो ऐसा आरएनए का स्ट्रैंड जिसके पास क्या हो, प्रोटीन बनाने की सूचना हो, उसे हम बोलते हैं सेंस आरएनए। डबल स्ट्रैंड आरएनए में से आरएनए का वह खंड या वह टुकड़ा या वह सांचा जिसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना हो, उसे बोलते हैं सेंस आरएनए। क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसको बोल दिया, पहले बात तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा लंबे लंबे तरीके से जोड़ते हैं। इसको करते हैं ऐसे, सांप नहीं बनाते हैं। जैसे ये मान लो एक स्टैंड है और क्या है, ये दूसरा स्टैंड है। ठीक है, तो क्या किया हमने, इस पीले वाले को क्या बोल दिया हमने, सेंस आरएनए बोल दिया। क्या बोल दिया, सेंस आरएनए। और पिंक वाले को हमने क्या बोल दिया, एंटी सेंस बोल दिया। मतलब जो पीले कलर का है या येलो कलर का है, इसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। सेंस आरएनए के पास क्या है, सूचना है, सूचना है प्रोटीन बनाने के लिए। किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। आप एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझते जाइए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास ये डबल स्टैंड आरएनए क्या बन चुका है, हमारे पास तैयार है। ये क्या है, हमारे पास डबल स्टैंड आरएनए ये तैयार है। ये क्या है हमारा, डबल स्टैंड आरएनए तैयार है। अभी आपको पता, और कहां चल रही है ये सब, ये तंबाकू के पौधे की कोशिका के अंतर्गत चल रहा है ये सब चीजें। अभी आपको बताया था कि जो हमारा रिस्क एंजाइम होता, क्या होता, रिस्क एंजाइम, जैसे ही वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को देखता है उसकी बुद्धि खुल जाती है। वो कहता है अरे तो भाई जागना पड़ेगा, युद्ध हो चुका है। तो जैसे ही क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, रिस्क एंजाइम अपने आप क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होकर के तुरंत आकर के क्या होगा, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से जुड़ जाएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, रिस्क एंजाइम है। क्या है हमारा ये भाई हमारा क्या है, रिस्क एंजाइम है। और रिस्क एंजाइम जैसे ही क्या देखता है, क्या देखता है कि जैसे ही डबल स्टैंड आरएनए बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही बना, इसकी बुद्धि खुल जाती है। और खुल करके तुरंत क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से आकर के ये जुड़ जाएगा। कहां आकर के जुड़ जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के पास। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ जुड़ करके तुरंत उसके सेंस वाले आरएनए को क्या करेगा, खत्म कर देगा। क्या करेगा, सेंस वाले आरएनए को क्या करेगा, खत्म कर देगा।
जब सेंस वाला आरएनए खत्म हो जाएगा तो फिर तो प्रोटीन बननी ही नहीं है, आगे लक्षण पहुंचने ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे फिर एंजाइम से उत्पाद, फिर जाकर के लक्षण प्रदर्शित होते थे। अब प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो आगे की सब प्रक्रियाएं क्या होंगी, रुक जाएंगी। जो हमारा क्या था, रिस्क एंजाइम होता था। ये क्या था, हमारा रिस्क एंजाइम था। ये क्या करता था, सेंस आरएनए को क्या करता है, सेंस आरएनए को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। आपको वहां से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। रिस्क क्या करता है, सेंस आरएनए को करता है नष्ट कर देता है। ठीक है, अब सेंस आरएनए कौन सा था हमारा, येलो वाला। येलो वाले को तुरंत ये क्या कर देगा भाई, येलो वाले को तुरंत ये कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होंगे, टूट जाएंगे। अरे भाई टूट जाओ ना, ये तो बहुत ठीक है। क्या बचा फिर, अब क्या बचा, रिस्क एंजाइम बचा, और क्या बचा, एंटी सेंस आरएनए बचा। क्या क्या बचा, रिस्क बचा और एंटी सेंस आरएनए बचा। अब जो तंबाकू का पौधा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है रिस्क प्रेजेंट है और एंटी सेंस आरएनए। ये क्या है हमारा, ये क्या प्रेजेंट है, रिस्क जुड़ा है साथ में, और ये क्या है हमारा, एंटी सेंस आरएनए जुड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा नेमेटोड आया, नेमेटोड ने क्या किया, इसको खाया। किसको खाया, इस पौधे को खाना शुरू किया। जैसे ही पौधे को खाएगा तो ये जो हमारा रिस्क और एंटीसेंस आरएनए है वो इसके अंदर पहुंच जाएगा। किसके अंदर पहुंच जाएगा, हमारे नेमेटोड के अंदर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, हमारे नेमेटोड के अंदर पहुंच जाएगा। अब नेमेटोड के अंदर पहुंचेगा तो ये जो हमारा टीआई प्लाज्मिड था, या नेमेटोड, सॉरी टीआई प्लाज्मिड नहीं, नेमेटोड था। अब नेमेटोड क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये डीएनए है इसका, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ठीक है, अब ये जो आरएनए बना है वो इस एंटी सेंस आरएनए के क्या होगा, पूरक होगा। क्यों पूरक होगा, क्योंकि हमने ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाए हैं वो कहां से बनाए हैं, वो हमने निमेटोड से ही तो डीएनए निकाला था, उसी से तो बनाए थे। तो जो भी आरएनए बनेगा वो निमेटोड के आरएनए के क्या होगा, पूरक होगा। तो जैसे हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, आरएनए बना। कौन सा आरएनए, ये सेंस आरएनए। अब इस सेंस आरएनए से तुरंत ये हमारा, तुरंत हमारा क्या होगा, ये आकर के क्या होगा, तुरंत इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को क्या करते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। किस लाइन में बनाते हैं, थोड़ा स्ट्रेट लाइन में। ये हमारा क्या, सेंस आरएनए, और यहां पर क्या बना था, फिर सेंस आरएनए बना। तो तुरंत हमारा जो ये एंटी सेंस है और रिस्क जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कहीं से ये जुड़ जाएगा, और जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा तो तुरंत क्या करेगा, एंटी सेंस को फिर से क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो हमारा नेमेटोड क्या होगा, जब ये बराबर क्या करेगा, अपना जो रोग है वो इसके अंदर पहुंचा ही नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, इसके अंदर अपना रोग पहुंचा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, तो हमारा रिस्क और एंटी सेंस उस सेंस वाले आरएनए के साथ जुड़ करके उसको खत्म कर देंगे, तो वो अपना कैरेक्टर डेवलप ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करते हैं, दोबारा आपको समझा, देखो फिर से आपको पूरी तरीके से समझाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। क्या किया, नेमेटोड जो एक मिलोइडीगाइनी इनकॉग्निसिया एक नेमेटोड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, तंबाकू की जड़ों को करता है, संक्रमित करता है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, मिलोइडीगाइनी इनकॉग्निसिया का क्या निकाला, डीएनए निकाला। उस डीएनए को निकाल करके उसमें कुछ चेंजेस किए, ऐसे चेंजेस किए कि दोनों उसके टेम्पलेट से क्या बन जाए, आरएनए बन सके। वैसे जो मैक्सिमम केस होते हैं उसमें तो सिंगल स्टैंड से आरएनए बनता है। ठीक है, लेकिन हमने चेंजेस कर दिए जिससे क्या हुआ, दोनों स्टैंड से ही क्या बन गए, आरएनए बनने लगेंगे। और उसको टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके किसके अंदर प्रवेश करा दिया, तंबाकू के अंदर प्रवेश करा दिया, तंबाकू के पौधे के अंदर। अब तंबाकू के पौधे के अंदर इसका डीएनए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट होगा। ट्रांसक्रिप्ट मतलब आरएनए बनाएगा। तो आरएनए कैसे बनेंगे, अब दोनों स्टैंड से ही आरएनए बनेंगे तो कैसा बन जाएगा, डबल स्टैंड आरएनए बनेगा। क्या बन जाएगा, डबल स्टैंड आरएनए। और जैसे ही यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डबल स्टैंड आरएनए बनता है तो उसके अंदर एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है, रिस्क एंजाइम क्या होता, एक्टिवेट हो जाता है। जो एक्टिवेट होकर के क्या करता है, तुरंत जाकर के डबल स्टैंड आरएनए से जुड़ जाएगा। डबल स्टैंड आरएनए से जुड़ते ही उसके सेंस आरएनए को क्या करेगा, खत्म कर देगा।
अब सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए क्या होता है ये हम फिर से बता दें। सेंस आरएनए ऐसा आरएनए जिसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना हो, वो सेंस आरएनए। एंटी सेंस आरएनए जिसके पास प्रोटीन बनाने की कोई सूचना ना हो, वो एंटी सेंस आरएनए। तो रिस्क किसको खत्म करता है? सेंस आरएनए को। जब सेंस आरएनए ही खत्म हो जाएगा तो जो मिलोइडिक आयनी है वो संक्रमण नहीं फैला पाएगा। ये हमने उसके अंदर पहले से क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया, रिस्क एंजाइम और एंटी सेंस आरएनए। अभी हमने ये खुद से किया है, ये आर्टिफिशियल। लेकिन अब क्या होगा, अब निमेटोड जब भी तंबाकू के पौधे को खाएगा और अपना डीएनए उसके अंदर प्रवेश कराएगा, इसने मान लो अपना डीएनए अंदर प्रवेश करा दिया, इसने क्या किया, अपना डीएनए, इन दोनों प्रोसेस को भी क्या करते हैं, इनको थोड़ा अलग करते हैं। इसने क्या किया, अपने डीएनए को कहां प्रवेश करा दिया, कहां प्रवेश करा दिया, तंबाकू की पौधे की कोशिका के अंदर। ठीक है, इसने अपने डीएनए को कहां पर प्रवेश करा दिया, तंबाकू के पौधे के अंदर। ठीक है, अब ये प्रवेश करा दिया तो ये क्या करेगा, तंबाकू के पौधे के अंदर क्या बनाएगा, अपना सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। अब ये जो आरएनए बनाएगा, इस आरएनए के पास प्रोटीन बनाने की सूचना, तो ये क्या होगा, हमारा सेंस आरएनए। और जैसे ही सेंस आरएनए देखेगा, जैसे ही अब प्लांट की सभी कोशिकाओं के अंतर्गत ये सब चीजें हैं, कौन कौन सी, एंटीसेंस आरएनए और रिस्क एंजाइम। जैसे ही वो देखेंगे कि सेंस आरएनए बना तो तुरंत एंटीसेंस इसके पास आएगा। पास क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या पूरक हैं, क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके क्या होंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना देंगे। और इन्हीं के साथ क्या लगा हुआ है, इन्हीं के साथ लगा हुआ है भाई हमारा रिस्क एंजाइम। क्या लगा है, रिस्क एंजाइम। तो रिस्क एंजाइम तुरंत क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा। बनी बात है। अब जितने बार ये डिवाइड होगा उतनी जगह जगह पर एंटीसेंस जाकर के जुड़ जाएगा और इसके सेंस आरएनए को खत्म कर देगा। जब सेंस आरएनए खत्म हो जाएगा तो निमेटोड अपना संक्रमण नहीं फैला पाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम निमेटोड से बचते हैं। और निमेटोड कौन सा, मिलोइडिगाइनी इनकॉग्निसिया, ये बार बार हम बोल रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तंबाकू को क्या करते हैं, बिना किसी दवा का छिड़काव किए बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से संक्रमण से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। देखो, पीड़क प्रतिरोधी पौधा होता क्या है, विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं। कई ऐसे सूत्रकृमि होते हैं निमेटोड जो क्या करते हैं, पौधों के साथ साथ या जंतुओं के साथ साथ पौधों पर भी क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। जैसे मिलोइडिगाइनी इनकॉग्निसिया एक निमेटोड या सूत्रकृमि तंबाकू के पौधों की जड़ों को क्या करता है, संक्रमित कर उसकी पैदावार को क्या करता है, काफी कम कर देता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हमने क्या की थी, एक नई योजना क्या करती है, स्वीकार की गई थी। कौन सी योजना थी, वो हमारी आरएनए अंतरक्षेप की, आरएनए इंटरफेरेंस की। उसमें क्या कर रहे हैं, हम आरएनए को इंटरफेयर कर रहे हैं, आरएनए को बनने नहीं दे रहे, जैसे बना उसको खत्म कर दिया तुरंत, आरएनए को और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आरएनए के साथ क्या कर रहे हैं, हम अंतरक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप होता है उसी तरह से अंतरक्षेप होता है, या इंटरफेरेंस बोल दो। कहते ना, तुम हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो। ठीक है, तो जो वो रिस्क एंजाइम है या एंटीसेंस एंजाइम, वो एंटीसेंस और रिस्क एंजाइम ये क्या करते हैं, सेंस आरएनए के बीच क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आरएनए अंतरक्षेप सभी यूकैरियोटिक जीनों में कोश की सुरक्षा की एक विधि है। जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका को बचाने की क्या है, एक सुरक्षा की विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए या एमआरएनए द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एमआरएनए के स्थानांतरण को रोकता है। तो ये सब आपको बिल्कुल जो हमने एक चीज आपको पढ़ाई है वही आपके नोट्स में लिखा होगा, कुछ नहीं है, वही चीज एक एक चीज आपकी यहाँ पर लिखी है, आप आराम से देख सकते हैं। 1 मिनट आप रुकिए, इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, फिलहाल एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के साथ हमने उसको क्या बोलते हैं, निमेटोड के उस जीन को निकाला। ठीक है, और इसके अंदर प्रवेश करा कर कहां डाल दिया, पौधे के अंदर डाल दिया। अब वहां पर क्या बनेंगे, सेंस अर्थ आरएनए या सेंस या प्रति अर्थ आरएनए का निर्माण होगा। जब ये दोनों बनेंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो हमारे एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एंजाइम क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा। पूरी प्रोसेस आपको बता दी है, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, बायोटेक्नोलॉजी का केवल कृषि में उपयोग देखा था। अब हम मेडिसिन फील्ड में क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया, अब फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो,
फिर से हम इंसुलिन का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि इंसुलिन ही दी गई है, तो फालतू में इधर उधर के एग्जांपल लेने से कोई मतलब नहीं। क्या होता है, डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, इंजेक्शन मान लीजिए, वैक्सीन देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या हो रही है कि हर एक व्यक्ति को जानवरों से निकालकर इंसुलिन दे पाना मुश्किल है, ठीक है। ये पहला रीजन तो ये हो गया। इसके अलावा जो हम लोगों में इंसुलिन दे रहे थे, वो इंसुलिन कहां से दे रहे थे, जानवरों से निकाल निकाल करके इंसुलिन दे रहे थे। अब जानवरों से निकालेंगे तो दूसरी प्रजाति हो गई, दूसरी प्रजाति का हम कोई भी चीज जब अपने ह्यूमन है या दूसरी और अन्य प्रजाति में प्रवेश कराते हैं तो उसके प्रति क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और एलर्जी प्रतिक्रिया दिखाता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो बूचर खाने होते ना, जहां पर जानवरों को काटा जाता है, या स्लॉटर घर होते हैं जो, ठीक है, स्लॉटर हाउस होते हैं, वहां पर जानवरों को, जहां पर मांस के लिए जो जानवरों को काटा जाता है, तो वहां पर क्या करते थे, उनके अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन को निकाला जाता था, ठीक है, फिर वो ह्यूमन में दिया जाता था। जिससे क्या होती थी, कुछ लोग क्या करते थे, एलर्जी दिखाते थे, उनके बीच में क्या होती है, एलर्जी शो होती थी। क्यों? क्योंकि दूसरी प्रजाति का हम हार्मोन उनके अंदर डाल रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, क्या उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, हम इंसुलिन को कहां बनाते हैं, हम एक अलग आर्टिफिशियल माध्यम में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आपको बताना। देखो, तो देखो, पहली बात तो आपको इंसुलिन का थोड़ा डायग्राम दिखा दें। देखो, मनुष्य के अंदर कैसे बनता है इंसुलिन। देखो, मनुष्य के अंदर जो इंसुलिन बनता है वो पहले कैसा बनता है, अपरिपक्व या इमेच्योर इंसुलिन बनता है, या प्रो इंसुलिन बनता है। जब हमारी किसके अंदर, मनुष्य की कोशिकाओं के अंदर जो पहला इंसुलिन बनता है वो कैसा होता, प्रो इंसुलिन होता है या अपरिपक्व होता। अब ये इंसुलिन बनेगा कहां से, इंसुलिन ये बनेगा कहां से, हमारी जो क्या थी, पैनक्रियाज की बीटा सेल थी, जिनसे क्या बनता था, इंसुलिन बनता था। तो उन सेल्स की जीन ने क्या बनाई, प्रोटीन बनाई। अब वही प्रोटीन जो इंसुलिन की प्रोटीन बनाई, अब वो जो प्रोटीन थी वो कैसी है, अपरिपक्व थी। आपको भी पता है कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन बनने के बाद उनमें और परिपक्वन की प्रोसेस चलती रहती है, उनको और मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा इंसुलिन भी होता है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, इंसुलिन भी होता है। वो इंसुलिन क्या बनता है, जो पहली शुरुआत में इंसुलिन बनता है वो कैसा होता है, अपरिपक्व होता है। अब कैसे अपरिपक्व होता है वो बता दूं। देखो, हमारा जो इंसुलिन होता है उसमें 3 चेन होती हैं। क्या होती हैं, 3 चेन होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी सी चेन, ठीक है, एक क्या होती है हमारी सी चेन होती है, और एक होती है हमारी ए चेन, और एक होती है हमारी बी चेन, ठीक है। तो ये मान लीजिए, आपको करते हैं, ये हमारी सी चेन है, और ये चेन किसकी होती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। ये कौन सी है हमारी, सी चेन, या सी पेप्टाइड बोल दीजिए इसको। क्या बोल दीजिए, सी पेप्टाइड बोल दीजिए, ठीक है। और ये हमारी कौन सी है, ए पेप्टाइड है। क्या है हमारी, ए पेप्टाइड है। और ये हमारी कौन सी है, बी पेप्टाइड है। क्या है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड, ठीक है। जब तक सी पेप्टाइड जुड़ी रहती है तब तक जो भी हमारा इंसुलिन होता है वो कैसा होता है, इमेच्योर या अपरिपक्व होता है, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, और ये जो हमारी ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड होती है, ये आपस में क्या होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। ऐसे हम जोड़ देते हैं, आपको बता देंगे। ये जो यहां पर इनके बीच में जो बॉन्ड लगा है, ये बॉन्ड किसका लगा है, ये डाई, आपके एनसीईआरटी में भी बना है, आप परेशान मत होइए। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में क्या होती है, ये जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी, अपरिपक्व इंसुलिन है हमारी। क्या इंसुलिन है, अपरिपक्व इंसुलिन है। कैसी है हमारी, अपरिपक्व इंसुलिन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले तो शुरुआत में ये बन गया, लेकिन अब इसमें क्या होगा, और मॉडिफिकेशन होगा। और मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या होती है हमारी परिपक्व हमारी क्या मिलती है, इंसुलिन मिलती है, जिसमें क्या होता है, केवल ए चैन और बी चैन होती है, और हमारी क्या होती है, सी चैन क्या होती है, अलग हो जाती है। सी चैन हमारी क्या होती है, अलग हो जाती है। तो ये जो बनी है हमारी, ठीक है, ये क्या हुई है, सी चैन, ये हमारी क्या है, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड क्या होगी, अलग हो गई, और ये हमारा क्या है, मैच्योर इंसुलिन है, ठीक है। तो क्या था, देखो, इसको बनाने में दिक्कत क्या थी एक्चुअल में, ठीक है। ये जो प्रोसेस, ये जो क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन की प्रोसेस या परिपक्वन की प्रोसेस है, प्रोटीन बनने के बाद उसको और मॉडिफाइड करने की जो प्रक्रिया है या जो एबिलिटी है,
वो केवल किस में होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। तो अब हमें इंसुलिन बनाना, इंसुलिन बनाएंगे हम किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया क्या, हमारी प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, ये क्षमता नहीं होती है कि मतलब एक बार प्रोटीन बनाए फिर उसको और मॉडिफाइड करे, वो केवल एक बार प्रोटीन बना दी तो बस बना दी। तो वैज्ञानिकों के लिए ये चिंता का सबब था कि हम परिपक्व प्रोटीन कैसे बनाएंगे या परिपक्व इंसुलिन कैसे बनाएंगे, हमें ये सी पेप्टाइड अलग करना है। तो क्या किया, एक कंपनी थी हमारी एली लिली, कौन सी, एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली। उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ए पेप्टाइड को अलग बनवा लें, बी पेप्टाइड को हम अलग बनवा लें और दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवा करके मैच्योर हम इंसुलिन बना लें। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, पूरा क्या किया, इंसुलिन का जो बीटा जो इंसुलिन बनाने वाली जो जीन थी, उस जीन में से ए चेन को बनाने वाला जीन निकाल लिया, उसको एक अलग बैक्टीरिया में प्रवेश करा के ए चेन बनवा ली, और बी चेन बनाने वाले जीन को निकाल करके दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिया। तो ए चेन और बी चेन दो अलग अलग बैक्टीरिया में उन्होंने बनवा ली, या अलग अलग माध्यम में उसी सेम बैक्टीरिया के अलग अलग माध्यम में बनवा ली। अब उन दोनों चेन को उठा करके उनके बीच में करा दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवा दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, मैच्योर इंसुलिन बन गया। और ये सबसे पहले किसने किया था, ये सबसे पहले किया था अमेरिकन कंपनी एली लिली ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। अब हमारे पूरे विश्व में कम से कम 30 थेराप्यूटिक्स बन चुकी हैं। थेराप्यूटिक्स मतलब ये है कि वो चीजें जो हमारे शरीर में बनती थी लेकिन अब वो उतनी मात्रा में नहीं बन पा रही और हम उनको बाहर से ले रहे हैं, वो थेराप्यूटिक्स कहलाती है। जैसे इंसुलिन है, बनता तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, लेकिन अब क्या है कि हमें डायबिटीज एक डिसीज या बीमारी होगी जिसकी वजह से वो इंसुलिन उतनी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर नहीं बन पा रहा और उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, थेराप्यूटिक्स हो गया। तो कम से कम पूरे विश्व में 30 थेराप्यूटिक्स हैं जो लोग लेते हैं, लेकिन 12 हमारे भारतवर्ष में ली जाती है 29 में से। तो यहां पर बताया कि वर्तमान में इनमें से 12 भारत में विपणित है। ठीक है, चिकित्सीय औषधियां बोल दीजिए उनको, क्या बोल दीजिए, चिकित्सीय औषधियां, किनको, थेराप्यूटिक्स को। लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट चिकित्सीय औषधियां पूरे विश्व में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन उनमें से केवल 12 जो है वो भारत में दी जाती है। ठीक है, केवल इतने की हुई है, वहां पर भारत में क्या मिली है, स्वीकृति मिली है। अब देखो, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, इसको करते क्या है। ठीक है, आपको इतनी तो कहानी पूरी पता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, वो कमी हो जाती है इसकी वजह से जो ब्लड में शर्करा है उसको पूरी तरीके से नहीं निकाला जाता है, कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये दिक्कत हो जाती है, इससे क्या होती है, ब्लड में क्या होती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं या मधुमेह रोग बोलते हैं। तो वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय पर इंसुलिन लेने से संभव है। लेकिन क्या करते हैं, अगर इनको हम क्या करते हैं, बहुत अब तो कि बहुत ज्यादा मात्रा में डायबिटीज होने लगा, तो इतना सारा डायबिटीज को जानवरों से निकालना क्या होता है, एक तो बहुत बड़ी मतलब मान लीजिए कि असंभव एक हिसाब से, कि मतलब हर एक व्यक्ति को अवेलेबल करा पाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो उसके भी बचा जाए। और इसके अलावा क्या हो रही थी, एलर्जी के सिम्टम भी दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे, एलर्जी के सिम्टम भी दिख रहे थे। इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया था, आर्टिफिशियल माध्यम में बैक्टीरिया के अंदर मनुष्य से हमने क्या निकाला, मनुष्य की बीटा कोशिका से हमने क्या निकाला, इंसुलिन बनाने वाला जीन निकाला, और उसको कहां पहुंचाया हमने, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाया। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया हमने ले लिया। तो ये मतलब कुछ इकोलाई बैक्टीरिया हमने दूसरे माध्यम में लिए, कुछ इकोलाई बैक्टीरिया दूसरे माध्यम में लिए। एक इकोलाई माध्यम में हम क्या बना रहे, ए चेन बना रहे, दूसरे इकोलाई माध्यम में हम क्या बना रहे, बी चेन बना रहे। वहां दोनों से दोनों चेन निकाल करके उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना करके हमने मैच्योर इंसुलिन बना लिया। और ये सबसे पहले किया किसने था, कंपनी का कोई नाम नहीं दिख रहा, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जो सी पेप्टाइड होती है वो कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसलिए उसको अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो हमारी ए श्रृंखला और बी श्रृंखला होती है, उन दोनों के बीच में क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये आराम से आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या बतानी, हाँ, ये आपको हर हालत में याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो 1983 में क्या थी, एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी थी जिसने आर्टिफिशियल माध्यम में इकोलाई की सहायता से क्या बनाया था, इंसुलिन हार्मोन बनाया था। और सबकी दिक्कत क्या थी, दिक्कत आपको बता दिया कि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो
जो इंसुलिन हार्मोन बना है उसको मॉडिफाइड कर सके, मतलब उसमें से सी पेप्टाइड चेन को निकाल दे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए इली लिली ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ए पेप्टाइड चेन को अलग बना लें, बी पेप्टाइड चेन को अलग बना लें और दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवा दें, तो हमारा इंसुलिन बन जाएगा। सी पेप्टाइड हमें बनाना ही नहीं है, क्यों फालतू की चीज बनाए, समझे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है तो क्यों बनाना उसको, तो उन्होंने नहीं बनाया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या बनाया था, ह्यूमिलिन नाम दिया था। ह्यूमिलिन नाम क्यों, ह्यूमन के लिए बनाया गया इंसुलिन ह्यूमिलिन। अगर इसमें कहीं नाम होगा तो आप देख लीजिए, वैसे नाम है नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ह्यूमिलिन किसने तैयार किया था, हमारी एली लिली कंपनी थी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं जीन चिकित्सा, क्या देखते हैं, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। थेरेपी का मतलब तो आप समझते हो, ठीक है। अब जीन थेरेपी मतलब जीन को देना, जीन थेरेपी कहलाता। तो जो जीन थेरेपी है वो इसमें किसके बारे में बताया गया कि रोग होता है एडीए। ये सबसे पहले जो जीन थेरेपी दी गई थी, 4 साल की बच्ची थी, उसको ये दिया गया था। इसमें होता क्या, इसमें करते हैं कोई भी पेशेंट है तो उसमें क्या करते हैं हम, सीधा सीधा जीन को ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। जीन को चेंज करते हैं, जीन के द्वारा जो भी एंजाइम होते हैं प्रोटीन, उनको चेंज करते हैं। तो एक 4 साल की बच्ची थी जिसको एक बीमारी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी थी, ठीक है। अब एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम करता क्या है, तो ये जो एंजाइम होता है ये भाई बहुत खतरनाक हो जाता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो ये आप मान लीजिए कि एड्स से बुरी हालत होने वाली है आपकी। एड्स में तो क्या हो रहा था, हमारी केवल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही मतलब क्या हो रही थी, प्रभावित हो रही थी। यहां पर तो हमारी ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों ही क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों ही क्या होती है, प्रभावित होती हैं। क्या होता है, हमारा एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, एडीए एंजाइम होता है, जिसका नाम क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन डी एमिनेज, ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, जो हमारी टी लिम्फोसाइट होती हैं, क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट होती हैं, क्या क्या होती है, हमारे टी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट होती है। इनको करता मैच्योर करने का काम करता है, इनका पॉलीफरेशन और मैच्योर का परिपक्वन का काम होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर एडीए ही क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इनका भी मैच्योरेशन क्या होगा, रुक जाएगा। जब इनका रुक जाएगा तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा तो हमें क्या होंगी, कई सारी बीमारियां घेर लेंगी, क्या होगा, कई सारी बीमारियां घेर लेंगी। तो इससे बचने के लिए हम करते क्या, इससे बचने के लिए हमारे पास कई सारी तरकीब होती हैं, ठीक है। जिसमें से आपको देखते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी दी गई है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में तो पॉइंट बाय पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन शुरुआत मतलब इसमें 2 या 3 चीज होती है, ठीक है। जैसे 2 या 3 चीज में कौन कौन सी आती है हम आपको बता दें। या तो क्या करें, हम सीधा सीधा एडीए एंजाइम ही क्या करा दें, इसके अंदर प्रवेश करा दें, क्या करा दें, एडीए एंजाइम इसके अंदर प्रवेश करा दें। जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, क्या भाई, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है वो थोड़ा सा उदास है, क्यों उदास है भाई, इसको क्या है, बीमारी है, ठीक है। ये व्यक्ति है, ठीक है। एक तो क्या करें, हम बाहर से एडीए एंजाइम सीधा प्रवेश करा दें इसके अंदर, लेकिन कब तक प्रवेश कराएंगे, रोज रोज हम इसको क्या करेंगे, एडीए एंजाइम थोड़े ना देते रहेंगे। मतलब बचा जा सकता है इससे, इसको अगर हम बराबर एडीए एंजाइम देते रहे तो बच जा सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, क्या नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है। या इसके अलावा क्या करें, इसकी बोन मैरो से क्या करें, इसकी बोन मैरो से क्या करें, इसकी बोन मैरो से क्या निकालें हम, इसकी बोन मैरो से एडीए जो हमारा जीन है, क्या है, एडीए, बोन मैरो से या सीधा ब्लड से, किससे, या तो बोन मैरो से ले लीजिए आप, किससे ले लीजिए, ब्लड से। हम एडीए बनाने, एंजाइम बनाने वाली जीन को निकालेंगे बाहर, ठीक है। और जीन किसकी, एडीए बनाने वाली एंजाइम, ठीक है। इसको करेंगे बाहर, बाहर किसी माध्यम में कल्चर में करेंगे, कोशिकाएं क्या करेंगे, कोशिकाओं को क्या करेंगे, कल्चर में बढ़ा लेंगे, फिर इन कोशिकाओं को अंदर प्रवेश करा। तो ये भी क्या पूरा परमानेंट क्योर नहीं है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब बच्चा पेट में होता या भ्रूण अवस्था में होता, तभी हम क्या करते हैं, इसका एडीए एंजाइम बनाने वाले जीन को क्या करते हैं, वहीं पर उसी टाइम पर क्या करते हैं, सही कर देते हैं, समझे। जब वो क्या होता है, जब एमनियोसेंटेसिस होता है ना, बच्चे की जब जांच करते हैं बराबर, तो उसी टाइम पर एमनियोटिक फ्लूइड से करते हैं, कुछ कोशिकाएं निकाल लेते हैं, फिर उन कोशिकाओं से क्या करते हैं, सब टेस्ट कर लेते हैं। उन टेस्ट के दौरान अगर एडीए जीन, एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन खराब है, तो उस जीन को करेंगे हम सुधार देंगे।
अगर हमने भ्रूणीय अवस्था में उस जीन को सुधार देंगे तो फिर वो क्या होगा, परमानेंट क्योर हो जाएगा, मतलब वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, वो चीज सुधर जाएंगी। ये तो केवल हम क्या कर रहे हैं, एक औपचारिकता कर रहे हैं पूरी, कि जब तक बच्चे को जीवित रखना है तब तक या तो हम एडीए एंजाइम देते रहे या बाहर से बनी बनाई कोशिकाएं उसके अंदर क्या करते हैं ना, प्रवेश कराती रहे। ठीक है, तो इससे जैसे एचआईवी से था ना कि मृत्यु को टाला जा सकता है लेकिन बचा नहीं जा सकता, इसी प्रकार से ये भी प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम मृत्यु से बच सकते हैं। कैसे कैसे बच सकते हैं, कि भ्रूण अवस्था में ही हम क्या करें, एडीए एंजाइम बनाने वाले जीन को निकालें और उस जीन को करें सुधार करके फिर से उसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करा दें, तो बस फिर हम उससे क्या करते हैं, बच सकते हैं। आपको समझ में आ गया एडीए करता क्या है? ठीक है, तो आपको इसके एक ही लाइन पढ़ा देते हैं। जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। देखो, अब जरूरी नहीं है कि केवल एडीए, कई बीमारियां हैं जिनको जीन थेरेपी के द्वारा सुधारा जा सकता है। जैसे कई आनुवांशिक बीमारियां होती हैं हमारी, यहां तक कि जो हमारी लैंगडन डाउन वगैरह या टर्नर सिंड्रोम, ये सब चीजें भी सुधर सकती हैं। किसके द्वारा? जीन थेरेपी के द्वारा। लेकिन कब सुधरेंगी? जब हम भ्रूण अवस्था के दौरान ही उनको परख लें और उनका क्योर कर दें। क्योर मतलब इलाज कर दें। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों की जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं और जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों करते हैं, संपन्न करते हैं। जो खराब जीन होते हैं उनकी जगह पर क्या करते हैं, हम स्वस्थ जीन डाल देते हैं, जो क्या करते हैं, उनकी भरपाई करते रहते हैं। क्या करते हैं, उनकी भरपाई करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, एडीए जीन इनको क्या करता है, इनको मैच्योर करने का काम करता है या इनको परिपक्व करने का काम करता है। ठीक है, जो आगे जाकर के हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखते हैं। लेकिन जब एडीए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये भी क्या होंगे, अच्छी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाएंगे। जब ये परिपक्व नहीं हो पाएंगे तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। जीन चिकित्सा का पहल प्रयोग सबसे पहले 1990 में 4 वर्ष की लड़की को किया गया था। ठीक है, इसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए क्या होता, अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडोनेसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा, बोन मैरो के प्रत्यारोपण। अब देखो, बोन मैरो क्या किया था हमने, यहां से बोन मैरो से क्या की थी, कोशिकाएं निकाली थी। उन कोशिकाओं का क्या किया था, हमने बढ़ाया था, एक माध्यम में उन कोशिकाओं को बढ़ाया, फिर इन कोशिकाओं को बोन मैरो में डाला गया। तो कोई भाई स्वस्थ व्यक्ति कौन दे रहा बोन मैरो, ये हमने एक खराब व्यक्ति से नहीं निकाली। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो हमने बोन मैरो कोशिकाएं ली थी, हमने हेल्थी व्यक्ति से ली थी। ये कहां से ली थी हमने, हेल्दी पर्सन से बोन मैरो ली। और इसमें दिक्कत क्या है, पहली बात तो वो बोन मैरो मैच होनी चाहिए। वो बोन मैरो कैसी होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। इस व्यक्ति से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। हमने मान लीजिए पहली बात तो कोई क्या लिख दिया, हेल्दी लिख दिया। हेल्दी लिखना था भाई, क्या लिखना था, हेल्दी, स्वस्थ लिखना था। क्या लिखना था, स्वस्थ, HEALTHY। हमने किसी स्वस्थ पर्सन से क्या की, बोन मैरो की कोशिकाएं निकाली। उन कोशिकाओं को क्या किया, एक अलग माध्यम में वृद्धि कराई। वृद्धि कराने के बाद इसको कहां प्रवेश करा दिया, इस एडीए वाले एंजाइम इस व्यक्ति के अंदर क्या करा दी, प्रवेश करा दी। ठीक है, तो पहली बात तो बोन मैरो मिलना मुश्किल है, और मिलने के बाद इसके अंदर प्रवेश कराया, कुछ समय बाद ये भी नष्ट हो जाएंगे। फिर इनको, क्योंकि ये अमर तो है नहीं है, फिर से हम दोबारा कराएंगे तो कब तक हम ट्रांसप्लांट कराएंगे, ये परमानेंट क्योर नहीं है। जितने बार आप कराते रहोगे तब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, और जैसे क्या होगा, ये नहीं कराएंगे वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम भ्रूण अवस्था में ही क्या करते हैं, अपनी जीन को सुधार देते हैं। जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को एक्टिव एमिनो डेफिशिएंसी एंजाइम दिए जाते हैं। उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी को पूर्णतः रोगनाशक नहीं है, मतलब ये पूरी तरीके से रोग को खत्म नहीं कर सकती। इनको रोक तो सकती हैं कुछ समय के लिए, इनको लेकिन खत्म नहीं कर सकती। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, लिम्फोसाइट को निकालकर शरीर से बाहर क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। सक्रिय एडीए का सीडीएनए लिम्फोसाइट में प्रवेश करा करके अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है।
ये अब cDNA जानते हो आप क्या होता? cDNA वह डीएनए होता है जिसको हम किससे बनाते हैं? आरएनए से डीएनए। अब देखो क्या करते हैं, इसको पूरी प्रोसेस आपको बता दें हम, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमने क्या निकाली थी? बोन मैरो की कोशिकाएं निकाली थी। कहां से निकाली थी? ठीक है, देखो अगर क्या करना है, हमें हेल्दी पर्सन की बोन मैरो एंटर तो नहीं करानी है ऐसे, तो क्या करेंगे, उसी जो स्वस्थ बीमार व्यक्ति है, पेज ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा? बीमार व्यक्ति है। कैसा? हमारा बीमार व्यक्ति। इसकी बोन मैरो से क्या करी हमने? कोशिकाएं निकाली। क्या करी? कोशिकाएं निकाली। ठीक है, इनको यहां पर रखा गया। अब इन कोशिकाओं के अंदर हमें क्या करना? हमारा स्वस्थ जीन पहुंचाना है। क्या करना? स्वस्थ जीन पहुंचाना। तो स्वस्थ, अब पता है आपको कि ह्यूमन की कोशिकाओं में या मनुष्य की कोशिकाओं में जीन को प्रवेश कराने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? हम किसकी सहायता लेते हैं? रेट्रोवायरस की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जो क्या करता है? आरएनए से सीडीएनए बनाता है। क्या बनाता है? सीडीएनए। आरएनए से क्या बनाता है? सीडीएनए। और उस सीडीएनए को करता है इसके अंदर प्रवेश करा देगा। आर्ट तो मतलब ये सोच लो कि बहुत ही बेकार है मास्टर। मास्टर की आर्ट के बारे में तो भगवान ही बचाए। ये हमारा क्या था? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ने क्या किया? इनके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद ये स्वस्थ जीन का करा दिया, इसके अंदर प्रवेश करा दिया। यानी सभी कोशिकाओं के अंदर क्या करा दिया? स्वस्थ जीन प्रवेश करा दिया। फिर ये जो कोशिकाएं ये सही तरीके से काम करने लगी, इनकी और वृद्धि कराएंगे। वृद्धि कराने के बाद इन कोशिकाओं को फिर से हम क्या करेंगे? इनके अंदर प्रवेश करा देंगे। तो ये परमानेंट क्योर नहीं है, इससे हम बच सकते हैं बस केवल। तो सीडीएनए समझ में आ गया? सीडीएनए किससे? रेट्रोवायरस के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसीकाओं को समय समय पर क्या करना पड़ता है? वो रोगी को देना पड़ता है। यदि बोन मैरो कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीएनए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक क्या हो सकता है? स्थायी इलाज हो सकता है। तो अब क्या? हमारा आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी रोग के बारे में जानकारी निकालना, डायग्नोस करना। ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, तो डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी रोग के बारे में जानकारी निकालना। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो एक तो होता, आपने नॉर्मली सुना होगा कि कहीं भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आप अपने सिम्टम बताते हैं उन्हें। ठीक है, सिम्टम बताने के बाद डॉक्टर कुछ जांच लिखता है। ठीक है, जिसमें आपकी ब्लड और यूरिन की जांच होती है। ठीक है, तो वो तो अपनी क्या होगी? पुरानी या नॉर्मल होगी। लेकिन अब हमारी कुछ मॉडर्न या आधुनिक क्या होती है? डायग्नोसिस आती है, जिसमें क्या आती है? हमारे पीसीआर आता है और ऑटो रेडियोग्राफी आती है और एलिसा आता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है? तो हम एक एक क्रम बाय क्रम क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपको आपकी जो ब्लड की जांच होती है या यूरिन की जांच होती है, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप उनको सिम्टम दिखाते हो। क्या दिखाते हो? सिम्टम बताते हो, सॉरी, सिम्टम बताते हो, वो जांच लिखता है। तब जांच होती है, तब तक जो वो रोग है या वो डिसीज है या जो भी पैथोजन है, वो अपनी संख्या बहुत मात्रा में बढ़ा चुका है, वो पूरी बॉडी पर कब्जा कर चुका है, तब आपको उनके सिम्टम समझ में आ रहे हैं। लेकिन जो पीसीआर है या ऑटो रेडियोग्राफी है या एलिसा है, इनका उपयोग हम करते हैं जैसे एड्स वगैरह हो जाए, एचआईवी की जांच करने के लिए, कैंसर की जांच करने के लिए, या कोई आनुवांशिक बीमारी है उसकी जांच करने के लिए। जैसे थोड़ा आपको ओवरव्यू बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता या और लोगों को क्या आती है? आनुवांशिक कुछ बीमारियां, तो आप बच्चा जो है वो भ्रूण अवस्था में है। ठीक है, तो उसका क्या किया हमने? जीन बाहर निकाला। ठीक है, तो जीन जैसे बाहर निकालेंगे तो जो जीन होंगे वो बहुत कम मात्रा में होंगे अभी। ठीक है, या वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। अगर थोड़ी बहुत भी उनकी मात्रा होगी तो पीसीआर के द्वारा हम उनकी मात्रा को ज्यादा बढ़ा लें और ऑटो रेडियोग्राफी या एलिसा का यूज करके हम उन बीमारी को कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, उन बीमारी को समझ लेंगे, जिससे हम वहीं पर उसी अवस्था में उनका इलाज कर सकते हैं। ये इनका उपयोग तब नहीं करते हैं जब वो सिम्टम बहुत अच्छी से दिखने लगे, बहुत बीमारी पूरा कब्जा कर ले, तब इनका उपयोग नहीं करते हैं। तब तो हमारी वो नॉर्मल ब्लड और यूरिन की जांच से ही पता चल जाता है हमें। इनका उपयोग हम तब करते हैं जब पैथोजन बहुत कम मात्रा में होता है, जैसे मतलब उसने प्रवेश किया ही है। मान लो एक दो पैथोजन है जो हमारी बॉडी में घूम रहे हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं हम इन सब चीजों के तकनीकों का करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत में हम आपको बताते हैं एलिस उसके ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में, फिर आपको एलिसा के बारे में बताते हैं। चलो पेज ऐड कर लेते हैं। देखो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, आप हाथ पैर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ये हाथ का वो फूल ज्यादा लग रहा।
ठीक है, ठीक है। अभी भी फूल लग रहा है, लेकिन कोई ना, अपन को आर्ट नहीं बनानी है। ठीक है, अब इसको खुश कर दिया। वैसे इसको तो बीमारी होगी तो खुश नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, हमने क्या किया, मान लीजिए इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में क्या पैथोजन है, क्या है, बहुत ही कम मात्रा में क्या है, पैथोजन है। उसको हमने क्या किया, इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिया, इसके ब्लड को बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए मान लीजिए बहुत कम मात्रा में क्या था, यहाँ पर पैथोजन था, तो साथ में वो पैथोजन भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीसीआर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, पीसीआर। आपको पता है पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसमें जो भी आनुवांशिक पदार्थ होता है उसके एम्प्लीफिकेशन करके हम उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी या जो भी पैथोजन है उसकी मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा हम कर लेंगे। उसकी मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा हम कर लेंगे। करने के बाद उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हमें समझ में आएगा कि ये किस चीज का पैथोजन है। उनको डिटेक्ट करने के लिए पहली बात तो यहां से हम निकाल लेंगे इसको, किसके द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। किसके द्वारा, इसमें कौन सी तरह की प्रोसेस लाएंगे हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। किसके द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरकीब में लाएंगे। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तरकीब में लाएंगे भाई, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो डीएनए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा डीएनए निकल आएगा। मान लीजिए यहां से हमारा किसका, एचआईवी का डीएनए हमने बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एचआईवी का डीएनए हमने बाहर निकाल लिया। फिर क्या करते हैं, अब इसके बाद देखते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। अभी चलो ना निकालते हैं, अभी हम डीएनए को नहीं निकालते, केवल क्या है हमारी ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तरकीब है। ये क्या हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तकनीक या तरकीब है। और यहां पर आपको यहां बता दें, यहां पर हमने क्या किया था, बहुत सारा डीएनए यहां पर लोड किया था, जो यहां पर ये डीएनए था। पीसीआर तो आपको समझ में आ गया। पीसीआर से क्या करते हैं हम, कि कोई भी चीज अगर बहुत कम मात्रा में है तो उसकी अगर संख्या मात्रा बढ़ानी है हमें, तो हम पीसीआर का उपयोग करते हैं। आपको पता था कि 30 साइकिल में कम से कम 1 अरब के पास हमने डीएनए बना लिए। पीसीआर अगर आपने पढ़ा हो तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगर नहीं पढ़ा तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां से इतनी हम गारंटी दे रहे हैं। पीसीआर में क्या करते थे हम, कोई भी चीज, कोई भी डीएनए क्या था, बहुत कम मात्रा में था तो उसकी हम एम्प्लीफिकेशन करके उसकी मात्रा बढ़ा सकते थे। और कितनी कर सकते थे, 30 साइकिल में 1 अरब तक कर सकते थे। ठीक है, और उनको क्या कर देंगे हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग करेंगे। किसके द्वारा अलग करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, अब हमें क्या था, संदेह था, हमें क्या था, संदेह था कि हमें एचआईवी है, हमें एचआईवी का टेस्ट कराना। किसका कराना, एचआईवी वायरस का टेस्ट कराना। अब इसी के साथ में क्या करेंगे, हम ऑटो रेडियोग्राफी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें एचआईवी ही हो। ठीक है, मान लीजिए हमें क्या था, मान लीजिए हमें कोई आनुवांशिक रोग था। आनुवांशिक रोग में हमारे कौन से आ सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन, या कोई अन्य बीमारी, तो हमें इनके बारे में डिटेक्ट करना। तो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं हम, मार्केट में ही जैसे किसी एक बीमारी हमें है, जैसे मान लीजिए कि हमारे डीएनए के स्टैंड लिखे हमने, जैसे ए इस टाइप का कुछ लिखा, तो ए के सामने जी आएगा, जी के सामने ए आएगा, फिर यहाँ पर जी, फिर ए, फिर जी, फिर जी, फिर जी। इस तरीके का हमारा क्या है, डीएनए स्टैंड था। लेकिन हमें क्या है कि एक संभावना लग रही है कि हमारे जो डीएनए के ये जो लगे हैं न्यूक्लियोटाइड, इनमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड क्या कम है, मतलब म्यूटेशन हुआ है। तो उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये है न्यूक्लियोटाइड, क्या है, ये हमारा नॉर्मल डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ये लगा हुआ है। तो इसी के तरीके के हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल प्रोब तैयार कर लेंगे। लेकिन उन प्रोब में क्या डालेंगे हम, प्रोब तो जानते हो ना, डीएनए या आरएनए के छोटे खंड होते हैं, जो क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने प्रोसेस की पूरी, ठीक है, ये पीसीआर के द्वारा हमने बना लिया था। अब क्या किया हमने, ऑटो रेडियोग्राफी के यहाँ पर क्या किया हमने, कुछ प्रोब तैयार किए। क्या तैयार किए, कुछ प्रोब तैयार किया। प्रोब तो आप जानते हो क्या होता है, प्रोब भाई जानते हो क्या होता है, प्रोब क्या होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं छोटे। ठीक है, डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर प्रोब तैयार किए हैं, इन प्रोब में हमने क्या लगाया, फास्फोरस 32 लगाया है, जो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव है। जब हम इस पर लाइट डालेंगे तो वो अलग चमकने लगेगा। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, ये व्यक्ति था, इसमें संदेह है कि इसमें कुछ म्यूटेशन हुए हैं। उस म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसमें से
डीएनए को यहां से निकाल लिया, ठीक है, यहां से ब्लड से कुछ आनुवांशिक पदार्थ निकाला, उन आनुवांशिक पदार्थ का क्या किया हमने, पीसीआर किया। पीसीआर से क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत भी मात्रा होगी तो वो ज्यादा हो जाएगी, तो यहां पर हमने कर ली उसकी मात्रा ज्यादा करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पूरी तरीके से अलग अलग कर दिया, सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, प्रोब तैयार करते हैं। ये क्या आते हैं हमारे, प्रोब। अब प्रोब होते क्या है, क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, किसके, छोटे छोटे खंड, डीएनए या आरएनए के, ठीक है। लेकिन जो हमने प्रोब तैयार किए हैं वो प्रोब कैसे हैं, P32 वाले प्रोब, ठीक है। अब ये जो प्रोब हैं वो इस डीएनए के क्या होंगे, पूरक होंगे। कैसे होंगे, पूरक। मान लीजिए अगर जैसे ये खंड हमने ये लिखा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला प्रोब ऐसा होगा, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या है, एक दूसरे के पूरक। पूरक का तो मतलब समझते हो ना, ये आपस में एक दूसरे के क्या पूरक है। जब ऐसे हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं तो हाथ क्या बन जाते हैं, हाथ जोड़ना है, हथेली बन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाथ, प्रेयर के लिए हाथ जुड़ जाते हैं। एक को अलग कर दिया तो एक सिंगल है, लेकिन ये आपस में ऐसे ही जुड़ेंगे, ऐसे नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसे जुड़ते हैं। इसी प्रकार से हमारे क्या है, डीएनए पूरक का मतलब समान नहीं होता है, कैसा होता है, एक दूसरे की पूरक। जैसे ये उंगली है तो इसके सामने ये उंगली आएगी, ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से घुमा देंगे तो ये क्या होगा, अंगूठा आ जाएगा इसके सामने। तो पूरक कब होंगे, जब उंगली के सामने उंगली आए, और ये तर्जनी के सामने तर्जनी आए, मध्यमा के सामने मध्यमा, और अंगूठे के सामने अंगूठा, तब ये एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। तो क्या किया हमने, यहाँ पर प्रोब तैयार कर लिए। अब ये जो प्रोब है, प्रोब में क्या है, P32 है, क्या है, P32। अब यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हमने डीएनए को अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे। क्या करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, हम एक ऐसी प्लेट लेंगे, इसमें से छुआ करके अलग कर लेंगे, जिससे हमें दूसरी प्लेट पर सब सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएंगे। आपको ये वाला डायग्राम तो दिख ही नहीं रहा शायद, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा, डार्क कलर ही फिल लेने दो तो दिखेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए जो ब्लैक कलर में भरा हुआ वो क्या है, जेल भरा हुआ है, ठीक है। ये डीएनए के खंड क्या हुए, अलग अलग निकल गए। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक प्लेट ऐसी लगाई और ऐसी बाहर निकाल ली, तो हमें इस प्लेट पर क्या हो गया, सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिल गए, सॉरी डीएनए मिल गए। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड पर क्या डालेंगे, हम यहां से उठा करके सब प्रोब डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रोब। तो देखो प्रोब क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। प्रोब किसके साथ जुड़ेगा हमारे, पहली बात तो प्रोब हम यहां पर काफी सारे बना दें, ठीक है। प्रोब किसके साथ जुड़ेगा हमारे, प्रोब इस डीएनए के साथ जुड़ेगा, ठीक है। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वो इसकी क्या है, पूरक है, क्या है वो, पूरक। लेकिन अगर स्वस्थ डीएनए के अलावा कोई और अन्य डीएनए होगा, उसके साथ क्या होगा, हमारा प्रोब नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगा, प्रोब नहीं जुड़ेगा, वो सिंगल स्टैंड ही रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, वो सिंगल स्टैंड। अब हम क्या करेंगे, इनको लाइट डाल करके देखेंगे, तो जो चमक रहा होगा, चमक रहा होगा वो हमारा स्वस्थ डीएनए होगा। चमक क्यों रहा होगा, क्योंकि हमने उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया है। क्या लिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो जो चमकेगा वो स्वस्थ डीएनए, जो नहीं चमकेगा, अगर सभी चमक रहे हैं तो मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर कुछ चमक रहे हैं तो मतलब क्या है भाई, आपको बीमारी है, उसका इलाज करवाना पड़ेगा। जितने ये गोले लगाए हैं इन सब में क्या प्रोब नहीं जुड़ा, और इनके साथ प्रोब क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये जो डीएनए है, अब मान लीजिए रोग का जो डीएनए था, रोग का डीएनए था, जो रोग का डीएनए था वो कैसा था, ए सी सी जी, वो डी हो गया, ए सी सी ए जी। गलती कर दी है क्या सर, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो जाती है बेटा, थोड़ा सा समझने में लिखने में गलती हो गई। ए के सामने टी और जी के सामने सी, ए के सामने टी, जी के सामने सी, और यहाँ पर जी जी जी। अब मान लीजिए हमारा स्टैंड कुछ इस तरीके का था, यहाँ पर जी 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 ए सी, ठीक है। लेकिन हमने जो प्रोब तैयार किया था वो इसके लिए प्रोब तैयार किया था, इसके लिए तो हमारा कोई प्रोब था ही नहीं, तो इनके साथ कोई जुड़ेगा नहीं, ये हमारे कैसे रह जाएंगे, सिंगल रह जाएंगे। मतलब अगर सिंगल है कुछ, वो चमक नहीं रहे तो उसको बीमारी है। तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या कहलाती है, प्रोब को तैयार करता। कौन सा प्रोब तैयार करना, P32 वाला। पीसीआर में क्या होता है, कम मात्रा में भी क्या करते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा दे। तो इस प्रकार से ये होती है मॉलिक्यूलर हमारे डायग्नोस, ठीक है, ये तरकीब आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा एलिजा होता है। क्या होता है, एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसे। ऐसे वो वाला ऐसे नहीं, निबंध वाला, ई डबल एस ए वाई वाला, ए डबल एस ए वाई वाला ऐसे, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, अगले पेज पर बताते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए एलिसा को समझाने के लिए क्या करते हैं, पेज ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या समझना, एलिसा, ठीक है। एलिसा का फुल फॉर्म आपको हमने बता दिया है। एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एंजाइम, इसका एलिसा का क्या होता है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें करते क्या, इसका टेस्ट करते हैं हम, जैसे कैंसर वगैरह या एचआई वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। कैसे, मान लीजिए अब क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, मार्केट में एंटीजन की बनी हुई प्लेटें पहले से ही अवेलेबल होती, ठीक है। इस तरह की कुछ प्लेट होती है, इन प्लेटों में क्या होते हैं, कुछ ऐसे कुएं टाइप के बने रहते हैं, या मान लीजिए कुछ खांचे होते हैं। इन खांचों में क्या भरा रहता है, एंटीजन भरा रहता है। क्या भरा रहता है इनके अंदर, एंटीजन भरा रहता है, ठीक है। अब ये तो या तो बना लें आप, या मार्केट में ऐसी अवेलेबल होती हैं इस टाइप की, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एंटीजन है। किसके लिए, एचआईवी वायरस के लिए क्या है, एंटीजन है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले पूरा बना लें, ठीक है। इसी तरीके से सब में भरा होगा, लो जल्दी जल्दी बना लें। अब क्या था, हमें कोई यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है। उस व्यक्ति पर क्या, उस व्यक्ति पर संदेह है कि इसको एड्स है, या उस व्यक्ति को खुद संदेह है कि उसे एड्स है, उसे क्या करानी है, अपनी जांच करानी है। तो क्या करेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, ब्लड निकालेंगे, ठीक है। अब आपको पता है अगर एचआईवी होगा, क्या होगा, एचआईवी होगा तो आईजीजी एंटीबॉडी क्या होगी, बढ़ गई होंगी। यहाँ पर क्या होंगी, आईजीजी एंटीबॉडी इसके अंदर बढ़ गई होंगी। तो जब यहां से हमने ब्लड सैंपल निकालेंगे तो यहां पर क्या होंगी, हमारी आईजीजी एंटीबॉडी क्या होंगी, बढ़ी हुई होंगी। इसको जब यहां डालेंगे, अरे सॉरी ग्रीन ही ग्रीन कलर का हो गया, थोड़ा और कलर चेंज कर, यहां से निकाला हमने क्या, आईजीजी एंटीबॉडी मिला, ठीक है। वो इस तरीके का था। जब हमने इसके साथ डालेंगे तो आईजीजी एंटीबॉडी इसके साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इतना क्लियर है। यहाँ पर ऑलरेडी किसके लिए, एचआईवी के लिए क्या था, एंटीजन था। हमने यहां से इस व्यक्ति से, मान लीजिए व्यक्ति इन्फेक्टेड हमें लग रहा था, संदेह था, वहां से हमने क्या निकाला, ब्लड से निकाला। तो अगर वहां पर एंटीबॉडी कौन सी बढ़ जाएंगी, आईजीजी, हमने यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जुड़ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाहर से एक आर्टिफिशियल माध्यम में क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल माध्यम या कृत्रिम तरीके से एक एंटीबॉडी बनाएंगे, और उस एंटीबॉडी के साथ क्या होगा, क्या लगा रहेगा, हमारा सबस्ट्रेट लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, सबस्ट्रेट लगा रहेगा, ठीक है। अब वो सबस्ट्रेट ऐसा कि जो एंटीजन को अगर मारे तो वो क्या करे, कलर प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब हमने बाहर से क्या लिया, एक एंटीबॉडी ली, बाहर से क्या ली हमने, एक एंटीबॉडी ली, जो क्या करती हो, आईजीजी एंटीबॉडी को एंटीजन समझ के मारती हो। देखिए समझना आप क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक प्लेट ली, उस प्लेट में क्या थी, हमारे किसके लिए, एचआईवी के लिए एंटीजन लगा हुआ था, ठीक, एंटीजन। अब हमने जो कोई भी पर्सन था उसको एचआईवी मान लीजिए इन्फेक्टेड था, या हमें लग रहा था कि वो इन्फेक्टेड है, तो हमने क्या किया, वहां से कुछ ब्लड सैंपल निकाला, तो वहां से जब इसके साथ जोड़ा तो आईजीजी एंटीबॉडी इस एचआईवी एंटीजन के साथ जुड़ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, मार्केट में एक एंटीबॉडी तैयार की, और उस एंटीबॉडी में क्या था, हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों थे। क्या थे हमारे, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों थे। जब उनको इनके ऊपर डाला गया, उनको इसके साथ जोड़ा गया, ठीक है। तो ये जो आईजीजी एंटीबॉडी थी, अब ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडी के लिए किसकी तरह काम करेगी, एंटीजन के साथ। अगर ये वास्तव में आईजीजी एंटीबॉडी होगी तो ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट को किस में बदल देगा, इस सबस्ट्रेट को बदल देगा वो किस में, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। कौन सा कलर, ऑरेंज कलर का। तो यहां पर अगर ऑरेंज कलर अगर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा, इसका मतलब इस व्यक्ति को क्या हो गया है, एचआईवी हो चुका है। तो ये होता हमारा किसका टेस्ट, एलिसा टेस्ट होता है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्या करते हैं, एक हमने प्लेट ली, उस प्लेट में करते हैं एचआईवी के लिए एंटीजन रखते हैं। इस व्यक्ति से हमने क्या निकाली, एंटीबॉडी, इस व्यक्ति से क्या निकाला, ब्लड सैंपल निकाल के यहाँ पर डाल दिया, तो एंटीजन एंटीबॉडी, वो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जुड़ जाएगी। फिर हमने बाजार से या लैब में एक एंटीबॉडी और तैयार की, उस एंटीबॉडी में एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं। जब वो क्या होता है, अब ये जो हमने यहाँ पर एंटीबॉडी जोड़ी है ना, ये अब वो इस वाली के लिए क्या करेगा, एंटीजन की तरह काम करेगा। जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट किसमें बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट क्या करेगा, कलर उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, रंग उत्पन्न करेगा। और रंग कौन सा, ऑरेंज रंग। अगर ऑरेंज रंग उत्पन्न होगा तो क्या है, मान लीजिए आपको एचआईवी हो चुका। इतनी प्रोसेस कुछ नहीं दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन बताना जरूरी था। ये इतना क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत है, ठीक है। बस ये पूछा जाता है कि जो एलिसा होता है वो कैसा टेस्ट होता है, तो ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो रही है, आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब क्या हमारे आणविक निदान है या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है।
उपचार की परंपरागत विधियां, जो पुरानी विधियां थी उसमें क्या थी, सीरम व यूरिन का विश्लेषण करते थे, का प्रयोग करती हुए क्या करते थे, प्रारंभ में रोग का पता लगाना संभव नहीं है। ठीक है, अब इन सब तकनीकों से हम रोग का पता कब लगाते हैं, जब रोग पूरी तरीके से फैल चुका हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन व एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक, एलिसा की बात हो रही है भाई यहाँ पर, आमापन एलिसा, कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। रोगजनक जीवाणु विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यतः तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर कोई रोग अपने लक्षण पूरी तरीके से प्रदर्शित कर पा रहा, मतलब वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, और जब वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा तो वो दिक्कत खड़ी कर देगा, तब तक फिर बहुत लेट हो जाएंगे हम। इसलिए क्या करते हैं, पीसीआर वगैरह का और एलिसा का और ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु हो तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक एसिड के प्रवर्धन द्वारा कर सकते हैं। संदेहात्मक जैसे एड्स वगैरह रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्यता उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर वगैरह रोगियों में भी किया जाता है। ठीक है, या म्यूटेशन उत्परिवर्तन वाली चीजों में भी पता लगाने में यह एक उपयोगी तकनीक है, जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरे आनुवंशिक दोषों की क्या होती है, पहचान की जा सकती है। डीएनए या आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड से एक विकिरण सक्रिय या संपरिक्षित्र जुड़कर कोशिकाओं में क्या करते हैं, क्लोन में अपने पूरा डीएनए से संकरित होते हैं, जिससे बाद में देखो ये प्रोसेस कौन सी बताई गई, ऑटो रेडियोग्राफी की। हमने क्या किया, किसके द्वारा, वो सदन ब्लॉटिंग के द्वारा क्या किया था, यहां पर अलग किया था, यहां अलग किया था, प्रोब के डीएनए आपस में यहां पर जोड़ दिए, तो ये क्या थी, हमारी ऑटो रेडियोग्राफी। और जब इनके ऊपर लाइट डाली गई तो जो पार्ट कह रहे थे चमक रहे थे, जो पार्ट चमक रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, एक हिसाब से बता रहे थे कि भाई ये सादा है, ये नहीं है रोग से ग्रसित। क्यों, क्योंकि हमने जो प्रोब तैयार किया था वो नॉर्मल वाला किया था, और जो नहीं कर रहे थे मतलब वो बता रहे थे कि इनके साथ प्रोब नहीं जुड़ा है, मतलब ये दूसरे जीन है, कहीं बाहर से आए हैं, मतलब इनमें उत्परिवर्तन हो चुका है, ये सामान्य नहीं है। वो ये चीख चीख करके बोल रहे थे। अब फोटोग्राफिक फिल्म पर अब क्या करते हैं, जो हमने ये तैयार किए थे इनको करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो चमक रहे थे वो तो हमारे साधारण थे, और जो नहीं चमक रहे थे वो हमारे क्या थे, वो बीमारी के जीन थे या उत्परिवर्तन के जीन। इसी प्रकार से एलिसा, एलिसा क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, इंटरेक्शन को दिखाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि एलिसा किसको दिखाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी को दिखाता है। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान एंटीजनों की उपस्थिति या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित एंटीबॉडी की पहचान पर आधारित की जाती है। तो ये जब ये टॉपिक हमारा क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तब तक के लिए भाई आप क्या देते हैं, थैंक यू। जो थैंक यू आज का दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखो बच्चों, आप पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो वन शॉट हो, चाहे वो डिटेल्ड लेक्चर हो, चाहे आपके लिए बने बनाए हैंड रिटन नोट्स हो, वो सब प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस आपको क्या पढ़ते रहना है। ठीक है, अब जिन्होंने ये नोट्स की फोटो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं या क्या नहीं कर पाए हैं, अभी लेते जाइए आप, इसलिए हम आए हैं वापस। स्क्रीनशॉट इनके ले लीजिए, और इसके अलावा आपको क्या बोलते हैं, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल ही जाएंगे। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट जल्दी लेते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, वैसे तो सब बहुत टाइम दिया गया, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। ठीक है, जब आपको एक ही लाइन रीड करा देते उस टाइम पर जाकर के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अपने नए फिर से इनक्रेडिबल लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।